नमस्ते प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं, दिल का दौरा कैसा पड़ता है, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण क्या है, दिल का दौरा और एंजाइना के लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए, उन सभी विषयों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज की अवधि में हम आगे जो विषय है उसका अध्ययन भाग 2 के तहत हम करेंगे, जो इस प्रकार है। तो चलिए, एंजाइना रोग का निदान किस आधार पर किया जाता है, यानी जो एंजाइना रोग है इस रोग का निदान यानी चिकित्सा किसके आधार पर किया जाता है, प्रश्न है। तो उसका उत्तर इस प्रकार है। इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो एंजाइना नामक बीमारी से जो तड़पने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जो इतिहास है, यानी बीमारी कितने दिनों से है और किस प्रकार से वह बीमारी आई हुई है, उसका इतिहास यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है, यानी ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो यह एक जांच है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर उस एंजाइना रोग की बीमारी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर एंजाइना रोग की चिकित्सा करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ईसीजी चेकअप किया जाता है। तो इस ईसीजी के माध्यम से उस व्यक्ति की धड़कन कितनी तेज है और कितना समय में कितनी बार वह धड़क रही है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रोगी होते हैं उस रोगी की ट्रेडमिल नामक टेस्ट किया जाता है। तो यह ट्रेडमिल टेस्ट में यहाँ पर जो रोगी होते हैं उस रोगी को एक खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी लिया जाता है। और उसके साथ दूसरे कुछ रोगियों में हाल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखें, 3 प्रकार से यहाँ पर जो एंजाइना रोग है, जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की एंजाइना होती है। तो पहले यहाँ पर ईसीजी चेकअप के माध्यम से पता लगा सकते हैं, बाद में ट्रेडमिल नामक जो टेस्ट है उसके माध्यम से यहाँ पर रोगी को एक खास मशीन के ऊपर व्यायाम करवाते समय उसकी ईसीजी चेक करते हैं, बाद में वह जो एंजाइना बीमारी किस प्रकार से आघात हुई है उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य रोगी होते हैं, उनकी हाल्टर नामक एक जांच है उसको करते हैं। तो उस हाल्टर नामक जांच में उस रोगी की 24 से 72 घंटे तक की ईसीजी लेने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 24 घंटे से 72 घंटे तक उस मरीज की ईसीजी का चेक किया जाता है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति जो मरीज होता है उसकी ईसीजी चेक करने के लिए वहाँ पर छोटी सी ईसीजी मशीन उस व्यक्ति के शरीर पर लगा देते हैं, तो आमतौर पर वह अपना काम करता हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक दृश्य है, उस दृश्य के माध्यम से आप ट्रेडमिल की टेस्ट किस प्रकार से की जाती है उसको आप देख सकते हैं। An echocardiogram is a common test using sound waves to map out the shape and size of your heart, thus allowing your doctor to see how well your heart pumps blood and look for abnormalities of the heart valves and chambers. In a transthoracic echocardiogram, your sonographer will put a cool gel on your chest. Your sonographer will move a transducer firmly through the gel, sending painless sound waves to your heart. The sound waves bounce off your heart and echo back to the transducer. The sound waves are converted to moving images of your heart muscles, chambers, and valves on a video screen. A Doppler echocardiogram records echoes from blood cells. The speed and direction of the blood flow indicate how well blood gets around inside your heart.
A stress echocardiogram evaluates images of the heart before and after exercise or following medication that simulates exercise on the heart. Comparing your echo results before and after activity provides your doctor information about certain heart problems, such as coronary artery disease, that may only occur with exertion. A transesophageal echocardiogram sends sound waves through a transducer passed gently down your throat while you're under sedation. This test provides a closer, more detailed evaluation of your heart. तो इस प्रकार आपने इस दृश्य में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेडमिल नामक टेस्ट को किया जाता है। और आगे, जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर ट्रेडमिल टेस्ट, उसके बाद हाल्टर जांच, ये दोनों होने के बाद भी यहाँ पर जो मरीज होता है उसका चिकित्सा सही तरह से नहीं हो पाती है तो उन्हें यहाँ पर कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है। इसमें जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है, इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई डालकर, तो यहाँ पर जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें एक रंगीन डाई यानी दवा को डालकर उसका एक्सरे चित्र निकाला जाता है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ पर रुकी हुई है। तो यहाँ पर कोरोनरी एंजियोग्राफी करते समय यहाँ पर एक रंगीन डाई यानी दवा को डालते हैं और उस दवा को डालने के बाद यहाँ पर एक्सरे चित्र निकाला जाता है और तब जाकर पता चलता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी कहाँ पर जाकर कहाँ तक रुकी हुई है। इसकी जानकारी कोरोनरी एंजियोग्राफी के माध्यम से पता चलती है। बाद में आगे प्रश्न है, और हार्ट अटैक का निदान यानी हार्ट अटैक की चिकित्सा कैसे की जाती है। तो हार्ट अटैक के तत्कालीन निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ है और बाद में जरूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मुगा टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हार्ट अटैक की चिकित्सा करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर स्कैन किया जाता है। तो न्यूक्लियर स्कैन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो दिल का हिस्सा है वह दिल का हिस्सा कितनी दौर जो चपेट में बेकार हुआ है। तो यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से वहाँ पर जो दिल का भाग है उस भाग का हिस्सा कितना दिल के दौरे की चपेट में पड़ा हुआ है और बेकार हुआ है, उसकी जानकारी हमें न्यूक्लियर स्कैन से पता चलती है। तो इस न्यूक्लियर स्कैन को ही यहाँ पर मुगा टेस्ट कहते हैं। तो न्यूक्लियर स्कैन के माध्यम से जो दिल का दौरा है किस हद तक पड़ा हुआ है, जो दिल के हिस्से में कहाँ तक पड़ा हुआ है, किसने हिस्से में पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पर मालूम होती है और दिल का हिस्सा कितना बेकार पड़ा हुआ है उसकी जानकारी हमें न्यूक्लियर स्कैन से पता चल जाती है। उसके बाद, क्या एंजाइना का इलाज संभव है। तो एंजाइना जो बीमारी है उसका इलाज क्या संभव है। तो उत्तर देखिए, हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, एंजाइना जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज संभव है और ऐसी यहाँ पर जो दवाइयाँ आई हुई हैं कि यहाँ पर जो कोरोनरी धमनियाँ रुक गई हैं उन कोरोनरी धमनियों को फिर से चालू करने का काम यहाँ पर कुछ दवाइयाँ करती है और उस दवाइयों के माध्यम से यहाँ पर जो कोरोनरी धमनियाँ रुक जाती है, वहाँ पर जो चपेट आ जाती है, वह चपेट यहाँ पर फैलाव हो सकता है। तो इस फैलाव करने के लिए जो कोरोनरी धमनियाँ रुकी हुई हैं उन कोरोनरी धमनियों की फिर से शुरुआत करने के लिए यहाँ पर सार्बिट्रेट, प्रोप्रेनोलाल, विरेपामिल, निफेडिपिन दवाएं प्रमुख हैं। तो यहाँ पर जो कोरोनरी धमनियाँ रुक गई हैं उन रुकी हुई धमनियों को शुरू करने के लिए यहाँ पर सार्बिट्रेट, प्रोप्रेनोलाल, विरेपामिल, निफेडिपिन दवाइयाँ प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। और इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिड जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर कोरोनरी धमनियों को शुरुआत करने के लिए सार्बिट्रेट, प्रोप्रेनोलाल, विरेपामिल,
निफेडिपिन दवाएं प्रमुख रूप से काम करती है। और उसके अलावा जो हमारा रक्त होता है, रक्त में रहने वाली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए एट्रोमिड नाम की जो दवाई है वह काम करती है। और जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जाता है। तो जिन रोगियों में इन दवाइयों के माध्यम से उनका निदान नहीं होता है, उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है, तो उस समय में यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी अथवा बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है, और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर एंजाइना होती है उस समय में इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी लिया। और उसके बाद यहाँ पर हार्ट अटैक की जो रोगी होते हैं उसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। तो उत्तर है, यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है कि रोगी कैसा है, रोगी की जो स्थिति कैसी है, उस स्थिति के आधार पर ही यहाँ पर हार्ट अटैक जो उसका इलाज किया जाता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुक गई धमनी को बहाल करने के लिए ही धमनी में इस तरह की दवा जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज नामक इंजेक्ट की जा सकती है, जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। तो यहाँ पर जो दिल का दौरा पड़ने पर जो हार्ट अटैक हो जाती है उस समय में अगर रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचा जाता है तो उसी समय यहाँ पर रुकी हुई धमनी की बहाल करने के लिए यहाँ पर दवा दी जाती है। जो दवा है स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज नामक दवा को इंजेक्ट की जाती है, उसी समय यहाँ पर रुकी हुई धमनी फिर से खुल सकती है। और दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे जरूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं। तो यहाँ पर सही समय पर भी अस्पताल को अगर दिल का दौरा पड़ने वाले मरीज को पहुँचाया जाता है तो वहाँ पर दवा देने के बाद कुछ व्यक्ति आराम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मरीजों को वहाँ पर कड़ी डॉक्टर की निगरानी में रखी जाती है और उनके हिसाब से वहाँ पर दवा दी जानी चाहिए और ऑक्सीजन सभी दी जाती है। जो भी सुविधाएं उस व्यक्ति को बचाने के लिए दी जाती हैं, सभी सुविधाओं को वहाँ पर देने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति यहाँ पर मर जाते हैं। तो यहाँ पर सही समय पर पहुँचाने के बाद भी यहाँ पर कुछ व्यक्ति यहाँ पर मर भी सकते हैं। अगर कुछ व्यक्ति आराम से जी सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं सभी सुविधाएं वहाँ पर मिलने के बावजूद भी वह अपनी जान को गंवा बैठते हैं। और आगे बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है। तो बैलून एंजियोप्लास्टी है वह तकनीक क्या है। तो उत्तर है, कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उसमें वसा की परत का जम जाना। तो यहाँ पर जो कोरोनरी धमनियाँ होती है वह कोरोनरी धमनियाँ यहाँ पर रुकने का कारण है कि वह उसमें वसा की परत का जम जाना, यानी यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पर जम जाना ही कोरोनरी धमनियों की सिकुड़न होने का मूल कारण है। जब एक या दो कोरोनरी धमनियां शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो यहाँ पर रुकी हुई कोरोनरी धमनियां जो वहाँ पर संकुचित हो जाती हैं, उन रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को फिर से शुरुआत करने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी नामक कार्य किया जाता है। और इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है और इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है और गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है और जिससे धमनी में जभी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है और इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। तो यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी नामक
तकनीक के माध्यम से जो ऑपरेशन की जाती है वो तो उस समय में यहाँ पर जो कोरोनरी धमनी कहाँ पर रुकी हुई है वहाँ पर उस रुकी हुई धमनी को फिर से शुरुआत करने के लिए ही यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो इस बैलून एंजियोप्लास्टी को किस प्रकार से करते हैं वह एक दृश्य है, यहाँ पर आप उसको देख लीजिए। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया को परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रक्रिया कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हृदय की धमनियों के नाम से जानी जाने वाली रक्तवाहिकाओं पर की जाती है। वे आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहुंचाती है। यदि प्लाक के नाम से जाने जाने वाले पदार्थ के कारण ये रक्तवाहिकाएं काफी हद तक संकुचित हो गई हो तो उनमें से होने वाले रक्त प्रवाह को बहाल करना ये इस प्रक्रिया का लक्ष्य है। प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर आपकी कलाई की त्वचा को शून्य कर देंगे। आपकी कलाई की त्वचा में से एक सुई को अंदर दाखिल किया जाएगा और उसे आपकी रेडियल आर्टरी यानी कि कलाई की धमनी में दाखिल किया जाएगा। उसके बाद एक लचीले गाइड वायर यानी कि पतली तार को आपको इस धमनी में सुई के अंदर से दाखिल किया जाएगा। उसके बाद सुई को बाहर निकाल लिया जाएगा। उसकी जगह पर छोटी लचीली खोखली नली जिसे शीत कहा जाता है उसे धमनी में अंदर डाला जाएगा। इसके द्वारा आपकी धमनी में प्रवेश किया जा सकता है। जब आपके डॉक्टर शीत को धमनी में अंदर दाखिल करेंगे तब आपको दबाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको आपकी धमनियों के अंदर उसके हिलने का अनुभव नहीं होगा। उसके बाद गाइड वायर को आपके हृदय तक पहुंचाया जाएगा। एक नरम लचीली नली जिसे कैथेटर कहा जाता है उसे वायर के माध्यम से अंदर दाखिल करके आपकी कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हृदय की धमनियों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रक्रिया की प्रगति की जांच फ्लोरोस्कोप नामक एक्सरे उपकरण के द्वारा की जाती है। प्रक्रिया के इस चरण पर आपके डॉक्टर गाइड वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद जिस कोरोनरी आर्टरी की जांच की जानी है आपके डॉक्टर कैथेटर का सिर्फ नोक का हिस्सा ही उस धमनी के मुख के अंदर डालेंगे। एक विशेष प्रकार की डाई को धमनी के अंदर डाला जाएगा। इससे आपके डॉक्टर को फ्लोरोस्कोप के द्वारा आपकी धमनी को अंदर से ज्यादा अच्छे से देखने में मदद मिलेगी। इस डाई के कारण धमनी में मौजूद हर एक ब्लॉकेज यानी कि अवरोध काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। यदि धमनी में कोई महत्वपूर्ण अवरोध दिखाई देता है तो आपके डॉक्टर धमनी के अंदर गाइड वायर डालेंगे। कैथेटर के शीर्ष हिस्से पर लगे हुए बलून यानी कि गुब्बारे को वायर के माध्यम से आगे ले जाकर अवरोध तक पहुंचाया जाएगा। जब इस गुब्बारे को फुलाया जाएगा तब उसके साथ धमनी भी विस्तृत यानी कि चौड़ी होगी और उससे होने वाले रक्त प्रवाह में सुधार आएगा। जब ये प्रक्रिया हो रही होगी तब आपको छाती के हिस्से में थोड़ी बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। उसके बाद आपके डॉक्टर गुब्बारे में से हवा को निकालकर उसे संकुचित करेंगे और उसे बाहर निकाल लेंगे। एक वायर से बनी जाली वाली नली जिसे स्टेंट कहा जाता है उसे धमनी में इलाज के क्षेत्र में रखा जा सकता है। ये स्टेंट कोरोनरी धमनी को चौड़ा और खुला हुआ रखने में मदद करता है। आपके डॉक्टर उचित साइज यानी कि आकार के स्टेंट को पसंद करेंगे जिसे दबाव के साथ गुब्बारे पर लगाया गया होगा। स्टेंट को उसी गाइड वायर के ऊपर से पारित करके धमनी में लाया जाएगा। जब गुब्बारे को फुलाया जाएगा तब ये स्टेंट खुलकर विस्तृत होगा और उस जगह में से ठीक से बैठ जाएगा। गुब्बारे वाले कैथेटर को बाहर निकाल लिया जाए। उसके बाद ये स्टेंट धमनी के अंदर उसकी जगह पर ही रहेगा और धमनी को खुली हुई रखेगा। प्रक्रिया के अंत में गाइड वायर को निकाल लिया जाएगा। उसके बाद बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है, क्या यह भारत में संभव है? तो देखिए, पहले हमने बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है, बैलून एंजियोप्लास्टी किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम दृश्य के माध्यम से जानकारी हासिल किए हैं। और अभी यहाँ पर प्रश्न है कि बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है और इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है और यह भारत में संभव है या नहीं। तो यहाँ पर उत्तर है बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। तो यहाँ पर बाईपास कर सर्जरी करते समय जो रुकी हुई कोरोनरी धमनी को यहाँ पर बाईपास किया जाता है
और जो टांग की जो शिरा है, जो टांग का एक जो भाग, जो नाड़ी का एक भाग होता है, उस एक टुकड़े को यहाँ पर इस तरह से दिल जो हृदय होता है वहाँ पर लगाया जाता है कि उसके माध्यम से यहाँ पर जो रुकी हुई कोरोनरी धमनी फिर से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर एक दृश्य है, तो उस दृश्य के माध्यम से हम बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है उसकी जानकारी हम ले लेंगे। जिन व्यक्तियों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज की गंभीर बीमारी है, यानी कि जिन लोगों के हृदय की अधिकांश मुख्य धमनियां संकुचित हो गई है, जिसके कारण उनके हृदय को काम करने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में उनके हृदय की मांसपेशियों में रक्त परिसंचरण में सुधार हो, इसलिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या CABG यानी कि बाईपास सर्जरी की जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर के अन्य हिस्से में से स्वस्थ आर्टरी यानी कि धमनी अथवा वेन यानी कि शिरा लेकर उसे हृदय की जो कोरोनरी आर्टरी यानी कि मुख्य धमनी जो बंद हो गई है उससे जोड़ दिया जाता है। ये ग्राफ्ट धमनी या शिरा कोरोनरी धमनी के बंद हिस्से को बाईपास कर देता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। इस ऑपरेशन में एक या अधिक कोरोनरी धमनियों को इस तरह से बाईपास किया जा सकता है। तो इस दृश्य के माध्यम से हमने देखा कि बाईपास सर्जरी किस प्रकार से की जाती है। तो यह ऑपरेशन क्या भारत में संभव है? तो देखिए, भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, यानी की जा रही है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं वहाँ पर सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की जा रही है। तो इनमें से प्रमुख हैं पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी में है। और एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का खर्चा आता है। तो यहाँ पर भारत में भी बाईपास सर्जरी किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख अस्पताल है पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी हैं। तो यहाँ पर इतने सारे अस्पताल हैं और इसके बजाय और दूसरे भी अस्पताल हम हर एक शहर में देख सकते हैं जहाँ पर बाईपास सर्जरी की जाती है। और यहाँ पर बाईपास सर्जरी करने के लिए 20,000 से 50,000 तक की खर्च हो सकती है। तो यहाँ पर तो इन दो दृश्यों में हमने बैलून एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं और यहाँ पर बाईपास सर्जरी कैसे करते हैं उनके बारे में जानकारी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हमने एंजाइना का चिकित्सा कैसे किया जाता है और हार्ट अटैक यानी दिल के दौरा का चिकित्सा कैसे किया जाता है और यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी कैसे किया जाता है और बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है, इन सभी के बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिए हैं। और यहाँ पर हार्ट अटैक और बाईपास सर्जरी, एंजाइना किस प्रकार से करते हैं और बाईपास सर्जरी कौन से शहरों में कौन से अस्पतालों में की जाती है और यहाँ पर बाईपास सर्जरी के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं, उन सभी विषयों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर लिए हैं। और अगली क्लास में हम और अन्य विषय के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।